यूपी के ग्रेटर नोएडा से सटे कस्बे में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल हो गया। बीजेपी नेता विजय पंडित के समर्थकों ने दादरी में तोड़फोड़, पथराव और पुलिस के साथ आमने सामने की फायरिंग की। गाजियाबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर नेता के समर्थकों ने वाहनों को रोककर दर्जन भर से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जलते वाहनों के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हत्या के बाद दादरी शहर हिंसा की चपेट में आ गया। लोगों ने थाने पर पहुंचकर बवाल करना शुरू कर दिया। कई गाड़ियों को गुस्साए लोगों ने तोड़ डाला। पूरे शहर की कानून व्यवस्था चरमरा गई। हर तरफ अफरा तफरी का मंजर नजर आया। पुलिस और पब्लिक के टकराव में 7 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही कई नागरिक भी घायल हुए हैं। बिगड़े हालात के मद्देनजर दादरी में पीएससी तैनात कर दी गई है। बीती रात 8:30 बजे दादरी में बीजेपी नेता की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वो अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने विजय पंडित को 5 गोलियां मारी, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी बीच दादरी में बवाल हो गया। दादरी सहित नोएडा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। रात 11 बजे तक दादरी पुलिस ने हालात को काबू करने का दावा किया, लेकिन रात 12 बजे के बाद फिर से पुलिस और पब्लिक के बीच फायरिंग की खबर आई। देर रात शहर में पुलिस की गश्त जारी रही। पूरी रात नेता के गुस्साए समर्थकों और पुलिस के बीच शहर के कई इलाकों से झड़प की खबरें आती रही। फिलहाल दादरी में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। हालात को काबू में करने के लिए पीएससी सहित 2 बटालियन आरएएफ भी दादरी में तैनात कर दी गई है। जिलाधिकारी ने दावा किया है कि हालात को काबू कर लिया गया है। वर्तमान में स्थिति पूर्ण तरीके से शांति है, काबू पाया गया है। अराजक तत्वों को और गुंडा एलिमेंट्स को चेतावनी दी गई है। जो घटना हुई है उसमें दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा टीम गठित करके कार्यवाही की जा रही है। बहुत जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। समस्त जनमानस से यही अपील है, जनपद में पहले से ही धारा 144 लागू में है। कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा ना करे। भीड़ इकट्ठा होना भी मान्य नहीं है। पटना सीरियल ब्लास्ट के आरोपी हैदर और मुजबिल की निशानदेही पर एनआईए ने रांची के सीटीओ बस्ती से 8 टाइम बम बरामद किया है। इस दौरान रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। इस मामले में एनआईए ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि एक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बम में हाई एक्सप्लोसिव आईईडी का इस्तेमाल किया गया है और इसकी मारक क्षमता 100 मीटर के आसपास थी। इस बम में भी लोटस कंपनी के टाइमर का इस्तेमाल किया गया है, जिसका पटना और गया ब्लास्ट में भी इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल एनआईए ने सभी टाइगर बमों को डिफ्यूज कर दिया है। गौरतलब है कि पटना सीरियल ब्लास्ट में रांची से आधा दर्जन आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली के भजनपुरा में 2 सगी बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों बहनों को कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। व्यवसायियों ने गैंगरेप के बाद नशे की हालत में दोनों बहनों को अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। एक पीड़ित लड़की उस्मानपुर इलाके से और दूसरी भजनपुरा में मिली। गैंगरेप का आरोप एक ऑटो ड्राइवर समेत 4 युवकों पर है। पुलिस के मुताबिक इन्होंने आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लड़कियों को अगवा किया था। पीड़ितों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैंगरेप की पीड़ित एक लड़की नाबालिग है। दोनों बहनें झारखंड की रहने वाली हैं। दोनों बहनों के साथ 6 जून की शाम को वारदात हुई थी। मुजफ्फरनगर गैंगरेप केस में कुएं से शव बरामद होने के बाद घटना ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। कुएं से बरामद किया गया शव युवती के बजाय एक युवक का निकला। 35 फीट गहरे कुएं में पड़े शव को अब तक पीड़ित युवती का बताया जा रहा था। शव की शिनाख्त से पता चला है कि युवक युवती का चचेरा भाई था। मृतक युवक 1 जून से लापता था। मोदी सरकार के कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान कथित गैंगरेप पीड़ित के परिवार को सांत्वना देने भी गए थे। गैंगरेप के 5 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लड़की आखिर है कहां और लगाए गए आरोप सच्चे हैं या झूठे। एक युवती ने यूपी के सहारनपुर में रहने वाले एक धर्मगुरु पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके के मिशन कंपाउंड में रिटायर्ड पादरी व उसके बेटे और उसके दोस्तों ने उसके साथ गैंगरेप किया। युवती के मुताबिक उसकी एक बहन को पादरी ने अपनी कोठी पर बंधक बनाकर रखा है। युवती का कहना है कि वो और उसकी बहन पादरी के घर में काम करते थे। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता की तथाकथित बंधक बहन को पादरी के घर से बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों बहनों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में लोक निर्माण विभाग के एक अवर अभियंता ने नौकरी का झांसा देकर एक युवती के साथ पहले दुराचार किया, उसके बाद उसकी अश्लील फिल्म बना ली। पीड़ित लड़के ने इसकी शिकायत अकबरपुर कोतवाली पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य महिला आयोग के दखल के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यूपी के फैजाबाद में सरकारी अस्पताल में महिला कर्मचारियों के शोषण का मामला सामने आया है।
स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात महिला कर्मचारी से पहले छेड़खानी की गई, उसके बाद दुराचार की कोशिश। लेकिन शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बजाय पीड़िता कर्मी पर ही आरोपियों के साथ मिलकर सुलह करने का दबाव बनाया। इससे पहले भी महिला कर्मियों के साथ यहाँ छेड़छाड़ की जाती रही है। परेशान होकर पीड़ित महिला कर्मी ने अन्य पीड़ित महिला के साथ मिलकर शुक्रवार को पुलिस ऑफिस का घेराव किया। तब कहीं जाकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ। बदायूं गैंगरेप और मर्डर मामले में यूपी के डीजीपी ने कहा है कि 2 में से 1 युवती के साथ रेप के सबूत नहीं मिले हैं। डीजीपी ने यह भी कहा है कि इस केस में आरोपियों का नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है। इस बीच यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की मांग की है, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले की सुनवाई तेजी से हो सके। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहेगी। आज की बैठक में पार्टी के नाराज नेता योगेंद्र यादव के उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी अब अपनी छवि को हुए नुकसान को पाटने में जुट गई है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और शाजिया इल्मी के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। दोनों नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से नाराज होकर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी बताते हुए इस्तीफा दे दिया था। बैठक आज सुबह 10 बजे जंगपुरा में पार्टी नेता प्रशांत भूषण के घर शुरू होगी। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज मुंबई में बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में शरद पवार पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव जीतने का रोड मैप बताएंगे। हालिया लोकसभा चुनावों में एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को महाराष्ट्र में करारा झटका लगा है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। बैठक में पवार पूरे मनोयोग से चुनावों में जुटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। चीन के विदेश मंत्री आज भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू भवन में दोपहर बाद होगी। विदेश मंत्री वांग यी चीन के राष्ट्रपति के विशेष दूत की हैसियत से भारत आए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में चीन से भारत के द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने सहित दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा की संभावना है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू आज सीमांध्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम गुंटूर में शाम 7:30 बजे से होगा। उनके शपथ ग्रहण में राज्य के कई बड़े नेताओं सहित केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शरीक हो सकते हैं। बंटवारे के बाद आंध्र के बाकी हिस्से में टीडीपी ने शानदार जीत दर्ज की है। अब नायडू के सामने नए राज्य के आर्थिक हालात को गति देने की चुनौती होगी। फुटकर बाजार में महंगाई को काबू करने के लिए जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार जमाखोरी को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए विचार कर रही है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार फंड बनाए। गृहमंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। उन्होंने कहा कि नई सरकार लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की भी तारीफ की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या के हल पर काम कर रही है। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि दोनों मोर्चों पर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान की जरूरत है, जिससे सुरक्षा मजबूत हो सके। मुंबई में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में शिरकत की। बैठक में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल रहे। इस बैठक में वित्तीय सुधारों पर चर्चा की गई। जेटली ने बतौर रक्षा मंत्री नौसेना की पश्चिमी कमान की तैयारियों का जायजा भी लिया। जेटली ने युद्धपोत आईएनएस विराट का दौरा किया। इस मौके पर जेटली ने आईसीजीएस अचूक और आईसीजीएस अग्रिम को पानी में उतारने के लिए हरी झंडी दे दी। इस मौके पर जेटली ने समुद्र में डूबी सिंधु रक्षक पनडुब्बी के हालात का जायजा भी लिया। जेटली ने कहा कि वो हालात से पूरी तरह वाकिफ है। फिलहाल नौसेना वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कर रही है। जेडीयू में बागियों के बोल बुलंद हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई विधायक नीतीश कुमार पर हमला बोल देता है। अब नीतीश खेमे ने विरोधियों से निपटने के लिए नया दांव खेला है। पार्टी के विधायक और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले नीरज कुमार ने एक प्लान पेश किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की तीनों राज्यसभा सीटों पर जेडीयू अपना उम्मीदवार न उतारे। जानकार मानते हैं कि बागियों से निपटने का ये नीतीश कुमार का नया प्लान है, जिसमें एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे। अगर ये प्लान सटीक बैठा तो मतलब होगा कि शरद यादव का राज्यसभा नहीं पहुंचना। दरअसल जेडीयू के ज्यादातर बागी शरद यादव के करीबी हैं। अगर नीतीश खेमे का प्लान कामयाब हो जाता है तो शरद और नीतीश आमने सामने होंगे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने यूपी पुलिस को दबंगई दिखाई है। संगीत सोम मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना क्षेत्र के गांव कुरथल में हुए डबल मर्डर को लेकर इलाके में पहुंचे थे। ग्रामीणों से मिलने के बाद मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम ने पुलिस पर रौब गालिब करते हुए कहा कि अगर मामला ठीक से नहीं संभला तो वो ऐसा बवाल खड़ा कर देंगे कि फिर किसी से नहीं संभलेगा। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक सोम मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भी रह चुके हैं।
पूरा न्याय होना चाहिए। कोई ऐसी हमारी मनोस्थिति नहीं है कि हम यहाँ कुछ बवाल कराएं, लेकिन अगर मामला ठीक से नहीं हुआ तो बवाल ऐसा करा दूंगा फिर तुम पे नहीं समझेगा, किसी का फिर नहीं समझेगा। यूपी के बदायूं में 2 बहनों का गैंगरेप और हत्याकांड के बाद लगातार हो रही वारदातों ने सरकार को परेशान कर दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बदायूं के एसपी को सस्पेंड कर दिया है, जबकि सूबे में 66 आईएएस और 42 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। शनिवार को राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रमुख गृह सचिव दीपक सिंघल और डीजीपी एएल बनर्जी के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया। आज से मायानगरी मुंबई में मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू हो जाएगी। मुंबई मेट्रो की ये सेवा लोगों के लिए वर्सोवा से घाटकोपर तक उपलब्ध रहेगी। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच 11.4 किलोमीटर की दूरी मेट्रो ट्रेन 20 मिनट में तय करेगी और इस रूट पर 12 स्टेशन आएंगे। मुंबई मेट्रो के मुताबिक हर 4 मिनट पर लोगों के लिए मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। लोग सुबह 5:30 बजे से आधी रात तक मेट्रो सेवा का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो की तरह मुंबई मेट्रो में भी यात्रियों की तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। मुंबई में मेट्रो संचालन ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने का जरिया बनेगा। Historical day when we were waiting for it from a very long time, that metro in the city of Mumbai is ultimately going to start. दोपहर 1 बजे जब वर्सोवा से घाटकोपर के लिए पहली मेट्रो चलेगी तो उसका पहला पड़ाव डीएन नगर स्टेशन होगा। मुंबई मेट्रो की पहली यात्रा के लिए डीएन नगर स्टेशन पूरी तरह सज धज कर तैयार है। वर्सोवा से चलने के बाद मेट्रो का पहला पड़ाव डीएन नगर स्टेशन होगा। इसके बाद मेट्रो आजाद नगर, अंधेरी, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे, चकाला, एयरपोर्ट, मरोलनाका, साकिनाका, असल्फा और जागृति नगर होते हुए घाटकोपर पहुंचेगी। 11.4 किलोमीटर की यात्रा के दौरान इस रूट पर 12 स्टेशन आएंगे। मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड के मुताबिक हर एक मेट्रो ट्रेन में 1500 यात्री सफर कर सकेंगे और रोजाना 11 से 12 लाख यात्री मेट्रो सेवा का लाभ उठा सकेंगे। मुंबई में मेट्रो सेवा शुरू होने से पहले किराए को लेकर विवाद हो गया है। विवाद इतना गहरा कि महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने साफ कह दिया कि जो दरें पहले से तय हुई थी, अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो वो उद्घाटन में नहीं जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के मुताबिक रिलायंस जो किराया वसूलना चाहती है वो राज्य सरकार को स्वीकार नहीं है। आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो रिलायंस की कंपनी मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड यानी MMOPL और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA के बीच संयुक्त उपक्रम है। वैसे MMOPL ने दावा किया है कि वो पहले महीने में यात्रियों से किसी भी स्टेशन के लिए सिर्फ 10 रुपया ही वसूलेगी। यही नहीं, कंपनी का ये भी कहना है कि उसे साल भर तक कोई मुनाफा नहीं होगा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री पुरानी दरों पर किराया बनाए रखने पर अड़े हुए हैं। निविदा जो दर लिखी हुई है, जो आज की इसकी कीमत है वो 9 रुपए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि ये जो दर है वो 9 रुपए, 11 रुपए, 13 रुपए ये दर है। उसको रिलायंस 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए करना चाहती है, जो शासन को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। एक तरफ गर्मी का सितम, दूसरी तरफ घरों में बत्ती गुल। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली की समस्या ने इस कदर विकराल रूप ले लिया है कि लोग अब सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में रात भर बिजली गुल रही। मयूर विहार, मंडावली, पांडव नगर, शकरपुर, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और गणेश नगर ये वो इलाके हैं जहां शुक्रवार रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बत्ती गुल रही। दिल्ली के ललिता पार्क के लोग भी इन दिनों बिजली की भारी कटौती झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके यहाँ रोजाना 4 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है। दिल्ली के बादली, बवाना, जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में भी बिजली की भारी समस्या है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं रात के वक्त लाइट न होने की वजह से घरों से बाहर खुली हवा में रात गुजारने को मजबूर हैं। पूरी राजधानी के हर इलाके में घंटों बिजली कटौती की जा रही है। पश्चिमी दिल्ली के विकास नगर, तिलक नगर, हरिनगर, टैगोर गार्डन और रनहौला में रोजाना घंटों तक बिजली गुल रहती है। उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली संकट के बहाने मोदी पर तंज कसा है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है, अच्छे दिन आ गए। जब दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के आसपास है तब बिजली की भारी कटौती हो रही है। दिल्ली में बिजली कटौती पर बीजेपी जवाब दे और तुरंत कार्रवाई करे। गर्मी से पूरा उत्तर भारत झुलस रहा है, लेकिन राजस्थान का हाल सबसे बुरा है। पाकिस्तान सीमा से लगे जैसलमेर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहाँ शनिवार को पारा 53 डिग्री पहुंच गया। पश्चिम में राजस्थान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर में पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली, एनसीआर और पूर्व में यूपी, बिहार तक गर्मी का पारा बरसों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो पूरा उत्तर और पश्चिम भारत हीट वेव यानी लू की चपेट में आ चुका है, जो जून के महीने में और भी परेशान करेगा। शनिवार को देश के बड़े शहरों में पारा चढ़ता रहा।
भोपाल में पिछले 19 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि बादल की वजह से वहां पारा थोड़ा लुढ़कने के आसार हैं, लेकिन अगले 4-5 दिन तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जंगलों से घिरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे बड़ा गढ़ तो गर्मी ने बना लिया है। राज्य के 4 शहरों रायपुर, भिलाई, रायगढ़ और कोरबा में शनिवार को पारा 47.5 डिग्री तक पहुंच गया। दिन में गर्मी परेशान कर ही रही है, साथ ही रात में भी पारा सामान्य स्तर पर नहीं पहुंच रहा है। शुक्रवार की रात सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान के कोटा में मापी गई। पारा 34.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कोटा के बाद शुक्रवार की रात सबसे ज्यादा राजस्थान के अजमेर में गर्म रही, जहां पारा 33.2 डिग्री सेल्सियस रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह पारा 33.1 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र के नागपुर में 32.5 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान के बीकानेर में 32.1 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 31.9 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश के जबलपुर में 31.5 डिग्री सेल्सियस और महाराष्ट्र के अकोला में 31.4 डिग्री सेल्सियस पारा आंका गया, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में यह पारा 30.8 डिग्री तक पहुंचा।